हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूक सीरीज को। क्यूक सीरीज किस लिए चलाई गई है, जैसा कि आप सबको पता है कि 12th एजी केमिस्ट्री का इसमें हम क्यूक रिवीजन करने वाले हैं। जो टोटल 9 चैप्टर आपके हैं, कटने के बाद आपके 9 चैप्टर बचे हुए हैं, उनका रिवीजन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। और डेली आपको ये क्लास मिलेगी इवनिंग 6 PM पे। तो डेली रेडी रहे आप 6 बजे। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल क्यूक रिवीजन करने वाले हैं। किसका? पूरे रसायन विज्ञान का, कृषि रसायन विज्ञान का। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है आप उसको जरूर देख लेना। उसमें आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, सारी की सारी जानकारी आपको वहां पर दे दी गई है। आ जाइए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीरीज का ये पहला वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे किसकी? 12th एजी केमिस्ट्री में आपके एक लास्ट चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है दुग्ध रसायन, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर मिल्क प्रोडक्शन। अब समझना ये टॉपिक कहां पर आपके आता है। ये टॉपिक आपके 12th एजी केमिस्ट्री में है। अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आप 7 मार्क्स ला सकते हो। और बस पूरा वीडियो देखना अच्छे तरीके से, आपके 7 में से एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। इतनी जिम्मेदारी मेरी है। बस शर्त इतनी है कि आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहे, पढ़ते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जेट ICAR के अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री में। इसके अलावा बात करें कृषि पर्यवेक्षक बनना है कि नहीं बनना, सर बनना है, तो उसमें भी ये टॉपिक आपके दे रखा है। समझ गए? जितने भी एग्जाम है सब में ये टॉपिक आता है। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं किसको? डेयरी टेक्नोलॉजी को, दुग्ध रसायन को। और दुग्ध रसायन में सबसे पहला शब्द ही हमारे पास दुग्ध आ रहा है, तो क्यों ना इसी को कंप्लीट किया जाए। सबसे पहले हेडिंग लगा लो मिल्क, जिसको अंग्रेजी में हम दूध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध, या फिर दुग्ध भी कहा जाता है, याद रखना। अब समझते हैं ये दुग्ध क्या है। अब मैंने एक बालक से पूछा, 12th का बच्चा था, मैंने कहा बेटा दूध को परिभाषित कर। वो बोलता है कि सर जो गाय भैंसों से प्राप्त होता है उसको दूध कहते हैं। मैंने कहा गाय भैंस से तो मूत्र भी प्राप्त होता है और गोबर भी प्राप्त होता है, क्या वो दूध है क्या? तो ऐसा नहीं बोलना है आपको, तुक्का नहीं लगाना। देखो समझो दूध क्या होता है। बिल्कुल पहले आसान परिभाषा में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पशु ब्याने के तुरंत बाद उसके अयन द्वारा जो दोहन किया जाता है उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको दूध बोलते हैं। ये बिल्कुल आसान परिभाषा है। थोड़ी इससे टफ परिभाषा की तरफ चलते हैं। पशु ब्याने के तुरंत बाद उसके अयन द्वारा या थनों द्वारा जो लैक्टियल क्षरण होता है उसको दूध कहा जाता है। इसमें हम उस दूध को शामिल नहीं करते जो पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व आ जाता है और 10 दिन पश्चात तक रहता है, क्योंकि यार वो तो खीस होता है ना, इस बात को आप भी जानते हो। तो आओ सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। दूध क्या होता है? बिल्कुल आसान परिभाषा लिखूंगा। पशु ब्याने के तुरंत बाद उसके थनों द्वारा जो लैक्टियल क्षरण होता है उसे दूध कहते हैं या दूध कहलाता है। लेकिन यार ये परिभाषा कोई काम की नहीं है, ये तो आसान सी परिभाषा है। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, साइंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो उसमें सबसे पहले आप मेरा एक नोट याद रखें। नोट क्या है? नोट है, देखो इधर। ये नोट आपसे कहता है कि पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व, पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन पश्चात का दूध शामिल नहीं किया जाता। दूध शामिल नहीं किया
जाता है। ये आपको याद रखना। इस लाइन का अभिप्राय क्या है समझा रहा हूं। देखो, जब पशु ब्याने वाला होता है, क्या होता है, जब पशु ब्याने वाला होता है तो उसका जो अयन होता है इसको गादी बोलते हैं, और इसमें क्या है, दूध आने लग जाता है और पहले ही ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भर जाता है। अब जैसे पशु ब्याया, अब पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व, 15 दिन पहले से जो भरा हुआ है, क्या यह दूध है क्या? अरे ये तो खीस है। क्या है? खीस है। और जब पशु ब्याएगा तो पशु ब्याने के तुरंत बाद दोहन किया जाएगा, और दोहन करने से जो प्राप्त होगा वो क्या था? दूध नहीं, वो भी आपके खीस है। और एक कहानी पशु ब्याने के 10 दिन पश्चात तक चलती है, जिसको हम खीस बोलते हैं। और खीस बछड़े के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये अभी परिभाषा कंप्लीट नहीं हुई है हमारे दूध की, अभी तो समझते चलो। अब दूध, साइंस के अकॉर्डिंग दूध किसको कहेंगे? तो साइंस आपसे कहती है कि दूध हम उसको कहेंगे जिसमें फैट हो, वसा हो। वसा भी कितनी? कम से कम 3.5% वसा होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें कम से कम एसएनएफ का पूरा नाम है सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस पदार्थ। और ये कितना होना चाहिए? 8.5% होना चाहिए, तब तो मैं उसको दूध कहूंगा, अन्यथा मैं उसको दूध नहीं कहूंगा। इसका मतलब वो कुछ और ही है, समझ गए? कुछ और ही है। अगर दूध होगा तो 3.5% कम से कम वसा होगी, और एसएनएफ 8.5% होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दूध कैसे बनता है? तो सीधी सी परिभाषा है, जो अयन होता है इसके अंदर एलुवियल कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? एलुवियोली कोशिकाएं पाई जाती है। और इन कोशिकाओं में रक्त छन्ने के दौरान क्या बनता है? दुग्ध बनता है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि दुग्ध कौन सी कोशिकाओं से बनता है, तो एलुवियली कोशिकाओं में रक्त छन्ने के दौरान दूध बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर दे देना। कौन है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? पशु में दूध उतारने का कार्य करता है। और याद रखना, इसका असर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट तक रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुग्ध दोहन की प्रक्रिया 5 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट में समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके उपरांत इस हार्मोन का प्रभाव नहीं रहेगा। और जब प्रभाव नहीं रहेगा तो पशु वापस दूध को ऊपर चढ़ा लेता है। नोटिस किया है आपने? अब क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर किसकी वजह से चढ़ाता है, तो एड्रीनल एक हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन की वजह से दूध ऊपर चढ़ा लेता है। याद रखना, इसीलिए दुग्ध दोहन की प्रक्रिया 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर समाप्त कर लेनी है। आ जाइए समझते हैं। अरे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो, ये है कमला गाय का आयन। किस गाय का है? कमला गाय का आयन है। अब इस आयन में आप आगे देखोगे ना, इस तरीके से ऊपर क्या होती है, ये जो देख पा रहे हो, ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी संरचनाएं कहाँ एक जगह आकर एकत्रित होती है। इसको तो आप बोलते हो सिस्टर्न। क्या बोलते हो? सिस्टर्न। याद रखना। इसके अलावा ये आपके क्या है? एलुवियल कोशिकाएं हैं, याद रखना। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा टीट है। और ये जहां से दूध बाहर आता है ये आपके क्या है? टीट केनाल है। इतनी सारी रामायण नहीं पूछेगा, बस समझ लो। तो ये तो चर्चा हुई है बेसिक दूध की, कि दूध क्या होता है। अब समझते हैं कि दूध किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है। आ जाइए, रेडी हो जाइए, और आप लिखते चले, इनको नोट करते चले। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जितने ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे ना, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पूरी एजी केमिस्ट्री का क्योंकि रिवीजन करवा दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। याद रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए 56 में से 56। आ जाओ, देखो अब बात करते हैं दूध के अवयव की। किसकी बात करते हैं? अवयव की, कि किन किन अवयव से मिलकर दूध बना है। तो सीधी सी रामबाण परिभाषा देखो, वैसे रामबाण इलाज होता है, देख लो। पहला आता है इसमें पानी। अच्छा हाँ सर, वो तो मिलाते हैं हम। अरे वो पानी तो अलग है, दूध भी पानी से मिलकर बना होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद दूसरा वसा आता है, जिसको हम हिंदी में फैट बोलते हैं, याद होगा सभी को। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद प्रोटीन आता है। कौन आता है?
प्रोटीन। अरे बोलते तो चलो तभी तो मजा आएगा। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद सर लैक्टोज आता है। कौन आता है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है सर? एक शर्करा है जिसकी वजह से दूध मीठा होता है, ठीक है। इसके बाद और कौन आता है? इसके बाद विटामिन आता है। कौन आता है? विटामिन आते हैं, और विटामिन भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कौन आते हैं? तो सर एंजाइम आते हैं। कौन आते हैं? एंजाइम। याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना अच्छे तरीके से। एंजाइम आएंगे। इसके बाद और कौन आएंगे? आएंगे अभी तो कौन? खनिज लवण आएंगे। कौन आएंगे? खनिज लवण आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। याद रखना, ये 7 अवयव हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा दूध बनता है। याद रखोगे, ये नाम याद हो जाने चाहिए। पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन, एंजाइम, खनिज लवण। पाव प्रोटीन लेकर विटामिन, एंजाइम, खनिज गए। क्या बोला मैंने? अरे मैंने बोला कि पाव प्रोटीन लेकर विटामिन, खनिज गए। कैसे? देखो इधर ट्रिक है। पाव प्रोटीन लेकर विटामिन, एंजाइम, ठीक है, और इसके अलावा खनिज गए। पाव मतलब याद रखना पानी, व मतलब याद रखना वसा, और प्रोटीन तो पूरा का पूरा याद है, ले से लैक्टोज याद रख लेना, ठीक है, और ये विटामिन, एंजाइम, मिनरल। बहुत आसान है, 7 नाम याद होनी चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अवयव को मैं बताने वाला हूं, ध्यान से, सारा ध्यान बोर्ड पे, तो बात समझ में आएगी, अन्यथा कुछ बात समझ में नहीं आने वाली। सबसे पहला अवयव हमारे पास आया जिसको हमने पानी बोला, ऐसा ही बोला था, जिसको हम H2O बोलते हैं या वाटर बोल दो, ठीक है। अब आओ समझो ये क्या है भाई। तो कोई भी दूध हो उसमें करीबन औसत 80 से 90% पानी की मात्रा होती है। कितनी होती है? 80 से 90% पानी की मात्रा होती है। आओ देखो, पर्टिकुलर एक एक का बता देता हूं। अगर भैंस है, कौन है? अरे बुबेलिस हैं, तो इसके दूध में पानी की मात्रा कितनी होगी? 82% होगी। कितनी होगी? 82% होगी। और मैं बात करूं कि दूध गाय का है, मतलब गोधन, गौ माता का है, बोस इंडिकस का है, तो आओ देखो, अगर गाय का दूध है तो उसमें 87% पानी की मात्रा होगी, याद रखना। इसके बाद में बोलूं, क्या बोलूं? मैं बोलूं कि भेड़ में पानी की मात्रा, भेड़ में नहीं, भेड़ के दूध में, तो भेड़ के दूध में पानी की मात्रा होती है 80%। अब मैं कहूं कि बकरी के दूध में, मतलब केपरा हिरकस और भेड़ ओविसेरिस, ठीक है, बकरी के दूध में पानी की मात्रा तो 87% होती है, याद रखना। ये हो गया पानी। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है। भैंस का दूध देखो 82% पानी है, तो क्या ये गाय के दूध से ज्यादा होगा या नहीं होगा? देखो ना यार, इधर होगा ना, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। ये पतला होता है और ये ज्यादा होता है, याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? भेड़ का होता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम है। बहुत कम तो नहीं, लेकिन इन सब की अपेक्षा तो कम ही है। कितना? 80% पानी है। तो पहला अवयव हमारा समाप्त होता है। आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरे अवयव की तरफ चर्चा करते हैं। और दूसरा अवयव कौन सा है? वसा है, वसा। आ जाओ देख लो, दूसरा अवयव जिसको हमने वसा बोला, जिसको हमने फैट बोला। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, कौन सा? कि वसा किस रूप में पाई जाती है दूध में। अब आप कहोगे कि सर उसका भी रूप होता है। अरे होता है रूप, रंग रूप तो सबका होता है ना, वसा का भी होता है। और वसा निलंबन के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? निलंबन। इसको सस्पेंशन बोलते हैं। इसके अलावा सीधी सी भाषा में मैं बोल दूं ना यार, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इसीलिए तो दूध से वसा को अलग किया जाता है। दूध को वसा से आसानी से अलग किया जाता है, क्योंकि दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ये पहली लाइन आपको याद रखनी है। दूसरी लाइन आपके पास आ रही है, अगर आप दूध लेके डेयरी पे जाओगे तो जो मूल्य का निर्धारण होता है वो वसा प्रतिशत से ही होगा। वो वसा ज्ञात करेगा। क्या ज्ञात करेगा? वसा। और जितनी ज्यादा वसा होगी उतना पैसा आपको मिलेगा, और अगर वसा की मात्रा कम है तो पैसा कम मिलेगा। तो मूल्य का निर्धारण किसकी वजह से हो रहा है? वसा की वजह से हो रहा है। लिख लो, मूल्य का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण किसकी वजह से होता है? तो वसा की वजह से होता है, फैट की वजह से होता है। दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव कौन है? तो बोल देना वसा है। याद रखना, दूध में सबसे ज्यादा घटने
घटने व बढ़ने वाला अवयव कौन है? वसा ही तो है, और कौन है? याद रखोगे। अगला एरो आ रहा है जिस पर स्टार लगा लेना 3, कितने? 3 स्टार लगा लेना। अब ये 3 स्टार आपसे क्या कह रहे हैं? देखो इधर, अगर 1 ग्राम वसा का विघटन होता है, क्या होता है? 1 ग्राम वसा का विघटन होता है, तो आपको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो सीधी सी बात है, आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। याद रखना। अब आ जाओ, ये तो चर्चा हो गई बेसिक। अब हम बात करेंगे कि वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ब्रीड की, जैसे पाई जाती है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ब्रीड की, जैसे कि भदावरी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है, और इसके दूध में 12 से 14% क्या होती है? वसा की मात्रा होती है। कितनी होती है? 12 से 14% वसा की मात्रा होती है। याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूं किसकी? भेड़ की बात कर लूं, और भेड़ के दूध में कितनी होती है? अरे बोलो, 7 से लेकर 9% वसा की मात्रा होती है। याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूं किसकी? गाय की, और गाय में 3.5 से 4.5 वसा की मात्रा होती है। लेकिन पर्टिकुलर कौन सी गाय में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है? तो वो है आपके पास जर्सी काऊ। इसमें 5.5% वसा की मात्रा होती है। उम्मीद करता हूं ये कहानियां समझ में आ रही होगी आपको। याद करना है इन सबको। ये चर्चा हुई है दूसरे अवयव की, जिसको हमें क्या बोला? वसा बोला है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पानी पढ़ लिया, ठीक है, वसा का रूप हमने देख लिया। अब अगला आ रहा है जिसको प्रोटीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। आओ देखो, बहुत सीधी सी सिंपल सी कहानी है। ये तीसरे नंबर का अवयव जिसको मैंने प्रोटीन बोल दिया। बहुत आसान है, बस फोकस चाहिए आपका बोर्ड के ऊपर। प्रोटीन भी रूप में पाई जाती है, लेकिन किस रूप में? तो प्रोटीन का रूप है, ये पायस के रूप में पाई जाती है, या आप इसको कोलोइड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? तो ये कोलोइड या पायस के रूप में पाई जाती है। याद रखना। और बात करें प्रोटीन, भाई दूध में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो केसिन है, और एक आपके एल्ब्यूमिन है, और एक आपके एल्ब्यूलिन है। कौन सी है? एल्ब्यूलिन है। ये 3 प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बोलो, दूध में पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन केसिन पाई जाती है। कितनी? 80% पाई जाती है। और यहां से 2 स्टार लगा लेना। आपने देखा होगा भैंस का दूध, देखा क्या सर? पिया भी है, ठीक है भाई। भैंस का जो दूध होता है इसका रंग सफेद होता है, और ये किसकी वजह से होता है? यह आपके केसिन प्रोटीन की वजह से ही होता है। याद रखना, ठीक है। और बात करें कि गाय के दूध का पीला रंग, क्या ये भी प्रोटीन की वजह से होता है? नहीं, ये कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। याद रखना है। अब ये भी देख लेते हैं कि किसके दूध में कितना कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो आओ देखो, बात करेंगे गाय की। गाय हमारी माता है, और इस माता के दूध में 3.5% प्रोटीन आता है। इसके बाद बात करें भैंस की, और भैंस जो है इसमें 3.6% प्रोटीन की मात्रा है। इसके बाद बात करें बकरी की, बकरी में भी 3.5% प्रोटीन की मात्रा है। बात करें भेड़ की, और भेड़ के दूध में भी 3.5% प्रोटीन की मात्रा है। कहानी समझ में आ गई? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा नहीं तीसरा अवयव हुआ है। अगला हमारे पास आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टोज। क्या बोल रहे हैं? लैक्टोज बोल रहे हैं। याद रखना है अच्छे तरीके से। फोर्थ, ये देख लो लैक्टोज। अब लैक्टोज की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, यह एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह एक दूध का कार्बोहाइड्रेट है। और याद रखना, इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से दुग्ध मीठा होता है, इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध शर्करा कहा जाता है। और दूध जो मीठा होता है किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। अच्छा, ये कौन सी शर्करा है? तो ये डाइसेकेराइड शर्करा है, मतलब 2 शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। याद रखना, ग्लूकोज और गेलेक्टोज से मिलकर बनने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। लिख देता हूं मैं यहां पर, ग्लूकोज प्लस
गेलेक्टोज, इन दोनों से मिलकर ये शर्करा बनती है और हम उसको लेक्टोज बोल देते हैं। और याद रखना ये एक शर्करा, ये एक शर्करा, जब शर्करा मिली तो कितनी शर्करा, 2 शर्करा। और मैंने क्या बोल दिया इसको, डाइसेकेराइड शर्करा बोल दिया है, क्वेश्चन आता है याद रखना। तो ये हमारी क्या हो गई, शर्करा हो गई। और शर्करा की वजह से ही दूध क्या होता है, मीठा होता है। सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, तो आओ देखो, जैसे पर्टिकुलर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं गाय, गाय के दूध में 4.9% क्या होता है, लेक्टोज होता है, याद रखना है। अब कहानी समझना, आपने साहिवाल का नाम सुना है, अरे जिसको लोला बोलते हैं, जिसको मोंटगोमरी बोलते हैं, सुना है कि नहीं सुना, सुनना चाहिए। और साहिवाल का जो दूध होता है यह सबसे मीठा होता है। अब मीठा है इसका मतलब ये शर्करा ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ये है इसमें 5.1%, कितनी है, 5.1% है, याद रखना अच्छे तरीके से। और बात करें कि भैंस, अरे तो भैंस का दूध तो कुदरती मीठा होता है ना, 5.6% उसमें क्या है, लेक्टोज की मात्रा है, किसकी मात्रा है, लेक्टोज की मात्रा है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, बकरी, और बकरी में 4.25% किसकी मात्रा है, लेक्टोज की मात्रा है। और इसके अलावा हम बात करें भेड़, और भेड़ में कितना है, 4.60% लेक्टोज की मात्रा है। बात कर ले ह्यूमन, तो ह्यूमन में 6% एप्रोक्स, मतलब सबसे मीठा है। समझ गए कहानी, ये था हमारा लेक्टोज। इसके अलावा एक और चीज मैंने बोला था, दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव वसा है, और सबसे कम घटने वाला अवयव कौन सा है, याद रखना है। जो सबसे कम घटता है और सबसे कम बढ़ता है कौन है, अरे लेक्टोज है। तो लिख लो ना, सबसे कम घटने व बढ़ने वाला अवयव, वो सबसे ज्यादा था, नोटिस करना, ये सबसे कम है, घटने व बढ़ने, कम लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। कम मतलब आना नहीं है तुम्हें, देखो इधर, कम में क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेक्टोज, क्या लिखोगे, लेक्टोज लिखोगे। कहानी समझ में आ रही है, कहानी को आगे बढ़ाते हुए चले, आओ देखो बढ़ाते हैं, बहुत आसान है, ये याद हो जाना चाहिए एक एक चीज। गाय में 4.9, भैंस में 5.6, बकरी में 4.25, भेड़ में 4.6025। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से। क्या क्या पढ़ लिया जरा बोलो, 4 अवयव पढ़ लिए ना, याद होने चाहिए। इसके बाद अवयव हमारे पास आ रहा है जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है, विटामिन। अब यार विटामिन से तो इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। और ये कौन कौन से होते हैं, के ई डी ए, बस ये 4 नाम याद रख लो, के ई डी ए याद रख लो। चाहो तो इसको एक पुरानी ट्रिक है, कीड़ा कीड़ा, वैसे भी आप बोल दो, लेकिन नॉर्मल है, याद हो जाएगा, के ई डी ए, ये आप याद रखना, ये वसा में घुलनशील। अब वसा से भी क्वेश्चन यहां बन रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो के ई डी ए लिख देना। सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया आपके 12th में कि दुग्ध में पाई जाने वाली वसा को समझाइए, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से मैंने जितने भी पॉइंट लिखा है वो तो लिखने ही है, साथ में ये भी लिख के आ जाओगे ना, तो कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। आ जाओ बात कर लेते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। अब पानी में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन बी एंड सी, याद रखना ये 2 विटामिन कौन से आपके पानी में घुलनशील विटामिन हैं, और इसमें आपको इतना ही याद रखना है विटामिन के अंदर। अब बात कर ले कि पर्टिकुलर विटामिन कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो उसकी चर्चा हम किस में करेंगे, मैं पूरा का पूरा संगठन बनवाऊंगा, एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें बात करेंगे किसकी, विटामिन की, कि विटामिन कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, एंजाइम की। भाई एंजाइम भी तो पाए जाते हैं दूध में, तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, फोस्फेटेज पाया जाता है। ऐसे 4-5 एंजाइम है, 4-5 एंजाइम के नाम मैं आपको नोट करवा देता हूं, फटाफट जल्दी से नोट कर लेना कौन कौन से एंजाइम है। एंजाइम है आपके पास लाइपेज है, लाइपेज है, फॉस्फेटेज है, फॉस्फेटेज है। इसके अलावा आपके पास है प्रोटीएज है, लेक्टेज है, प्रोटीएज है और लेक्टेज है, आदि एंजाइम है। और याद रखना ये दूध में कार्य क्या करते हैं, तो ये दूध में कार्य करते हैं किसका, किण्वन का, फर्मेंटेशन का वर्क करते हैं, याद रखना है अच्छे तरीके से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 7वां अवयव हमारे पास आता है खनिज लवण। कौन सा आता है, खनिज लवण आता है। और खनिज लवण की बात करें कि कितना होता है दूध में, तो देखो 2 तरीके बता रहा हूं, एक तो सीधा सीधा बोल दो कि 1% से कम होता है,
एग्जैक्ट याद रखना है तो 0.7 से 0.9% क्या होते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, जैसे आपके कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया आदि। लेकिन यहां मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं दूध में, सॉरी खनिज लवण, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और याद रखना दूध में किसकी कमी पाई जाती है, खनिज लवण की चर्चा कर रहा हूं, आई थिंक बार बार एंजाइम बोल रहा हूं, खनिज लवण याद रखना है आपको। कैल्शियम फास्फोरस अधिकतर पाया जाता है, याद रखना है। बात करें किसकी कमी पाई जाती है, तो लौह तत्व की कमी किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और ये हमारे क्या समाप्त होते हैं, अवयव समाप्त होते हैं। आ जाइए, इसी के साथ मैं आपको दूध का संगठन भी नोट करवा देता हूं ताकि अच्छे तरीके से याद कर ले। वैसे संगठन तो मैंने बता दिया, आप चाहो ना तो उनको एक टेबल बना के उसमें फिक्स कर देना डेटा। आ जाओ फिर भी बता देता हूं एक डेटा आपके 12th के अकॉर्डिंग। अब एक टेबल बनेगी तो इसका मतलब आप खाली रजिस्टर ले लो, ठीक है, खाली पेज ले लो, उसको आधा कर लो। और टेबल में क्या क्या नोट करवाने वाला हूं, तो एक तरफ तो हम लिखेंगे पशु का नाम, किसका नाम लिखेंगे, पशु का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पानी की मात्रा लिखेंगे, ठीक है, पानी की मात्रा के बाद हम लिखेंगे वसा प्रोटीन, वसा लिखेंगे। इसके अलावा हम प्रोटीन लिखेंगे, इसके अलावा हम लैक्टोज लिखेंगे, मतलब शर्करा लिखेंगे। आ जाओ, अब पशु का नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। पशु, 4 पशु है क्या, इंसान भी लिखोगे क्या, इंसान पशु है क्या, फिर पशु में इंसान कैसे आओगे आप, ठीक है। तो पहला आप लिखो गाय भैंस बकरी भेड़, गाय लिखो, ठीक है, भैंस लिखो, इसके अलावा आप बकरी लिखो, दिख रहा है ना यहां पर, इसके अलावा आप क्या लिखो, भेड़ लिखो। अब गाय के दूध में पानी की मात्रा बता दो फटाफट जल्दी से। अरे मैंने बोला ना 87, आप तो पॉइंट वगैरह कुछ याद मत करना, आपको पॉइंटों में दे रखा होगा, लेकिन आप इतना याद कर लेना 87। भैंस में आप 82% याद कर लेना। बात करें बकरी में, बकरी में कितना बोलोगे, 87% बोलो, अरे जल्दी बोलते चलो। और भेड़ में कितना बोलना है आपको, भेड़ में 80% बोलना है, बोल दिया। आ जाओ वसा की बात करते हैं। गाय के दूध में वसा तो 3.5% से ज्यादा होती है, 3.5 से 4.5% होती है। बात करें भैंस के दूध में तो 7% होती है, लेकिन भदावरी में स्टार लगा लेना, भदावरी में कितनी होती है, 12 से 14% होती है, सबसे ज्यादा। इसके अलावा हम बात करें किसकी, बकरी, और बकरी के दूध में कितनी पाई जाती है, बकरी के दूध में वसा की मात्रा होती है 4.25%। और बात करें भेड़ में तो भेड़ में ज्यादा होती है 7.79, या मैं अप्रोक्स आपको 7.9% लिखवा रहा हूं। यह आपके किताब से नहीं मिलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। 3.5 से 4.5 किसमें, गाय में। भैंस में कितना, 7 है भदावरी में, और भदावरी में पर्टिकुलर 12 से 14 है। बकरी में कितना है, 4.25 है। उसके बाद भेड़ में कितना है, 7 से 9% है। आ जाइए बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन तो बहुत आसान है, देखो यार इधर गाय में 3.5%, अच्छा भैंस आ गई तो 3.6 कर दो, कितना कर दो, 3.6, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। बकरी में 3.5%। अब इधर बताओ भेड़ में भी कितना, 3.5%, याद रखोगे। आ जाओ लैक्टोज की चर्चा करते हैं। लैक्टोज होता है गाय के दूध में 4.96%, मैंने 4.9 नोट करवाया ना आपको, बिल्कुल वही है। इसके बाद हम बात करें भैंस में तो मैंने 5.6 नोट करवाया होगा, आपको किताब में इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करें बकरी, बकरी में मैंने आपको कितना नोट करवाया, बकरी में नोट करवाया होगा मैंने आपको 4.27%। और इसके अलावा हम बात करें किसमें, भेड़ में, तो भेड़ में कितना, 4.60%। और ये हो गया है संगठन, ये संगठन याद चाहिए, ठीक है, और याद कर लेना इसको अच्छे तरीके से। 7 नंबर लाने ना पूरे के पूरे आप 12th वालों को, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ये तो अभी मैं शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बताऊंगा एंड में जैसे चैप्टर खत्म होगा कि आपको सब्जेक्टिव पेपर जो आता है किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कितनी लाइनों में देना है, कौन कौन से शब्द आपको उसमें लिखने हैं। क्योंकि ये तो एक बेसिक क्विक रिवीजन, मतलब तो जानते हो ना यार, क्विक रिवीजन का मतलब होता है इस तरीके का रिवीजन, ठीक है। और इसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। यहां पर वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तथा सुपरवाइजर में आते हैं, जेट में आते हैं, आईसीआर में आते हैं, अदर कंपटीशन में आते हैं। उम्मीद करता हूं आज की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो ना,
तो आप इसको लाइक और शेयर करना, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ग्रुप है, सब पे फैला देना, क्योंकि ये समय है कोरोना का और आपको पता है स्टूडेंट ना तो कोचिंग जा पा रहा है, ना ही पढ़ पा रहा है, ना ही स्कूल जा पा रहा है, और सहारा है तो ऑनलाइन है। तो बिल्कुल यार सभी स्टूडेंटों तक पहुंचाओ, जितने भी स्टूडेंट है उनसे बोल दो कि चिंता ना करे, केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन आ गया है और एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो कोरोना है यार, तो किसी शहर में जाकर तो तैयारी कर नहीं सकते, हो सकता है फीस आपने दे दी, लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे सवाल होते हैं कि नहीं होते हैं मन में, कोरोना है और समय भी गर्मी का है और गर्मी में ज्यादा कोरोना होता है, अब तैयारी तो करनी है ना, बिना तैयारी करे कैसे एग्जाम फाइट करोगे। तो उसके लिए आपके लिए व्यवस्था की गई है पूरी। जिन्होंने कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कहां पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां पर दोनों कोर्स आपके लिए पब्लिश किए हुए हैं। एक तो कोर्स आपके लिए है एजी सुपरवाइजर का, एजी सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक का, और याद रखना इसमें 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मतलब राजस्थान जीके के 3 मिलेंगे, एग्रीकल्चर के भी आपको 3 मिलेंगे, हिंदी का 7 सब्जेक्ट पूरे मिलेंगे। और इसकी प्राइस मात्र, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ सके, उन सबको देखते हुए इसकी प्राइस ओनली 999 रुपए है। जो भी परचेस करना चाहते हैं जल्दी परचेस कर ले और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय कम है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चा जेट की तैयारी करता है ना, वो आईसीआर का फॉर्म भी भरता है, या जो आईसीआर की तैयारी करता है वो जेट का फॉर्म भी भरता है। अब दोनों कोर्स अलग अलग से तो तैयारी करोगे नहीं आप। अगर बात करें ऑफलाइन फीस की तो 15 अलग अलग से तो तैयारी करोगे नहीं आप। अगर बात करें ऑफलाइन फीस की तो 15 से 20 हजार रुपए में एक कोर्स होता है। यहां पर ये दोनों कोर्स आपको मात्र मिल रहे हैं कितने में? 3499 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। इन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा फैसिलिटी क्या दे रखी है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद सबके एक एक डेमो वीडियो है जिनको आप आराम से फ्री में देख सकते हो। इसके अलावा पूरे यूट्यूब पे एग्रीकल्चर का डेमो तो है ही सही, मोर देन 800 वीडियोज हैं। तो बिल्कुल हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।